हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। एजुकेशन विला यानी कि जो नाम चेंज कर दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए आज फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेकर आया हूँ। इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्टैटिक पोर्शन है वो लेकर आएगा, क्योंकि डायनेमिक पोर्शन तो चेंज होते रहता है तो वो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो जीके जीएस से ये आपके स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम्स में ये काम आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आपके एसएससी, बैंकिंग और स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम में ये काम आ सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ अपना सेशन शुरू करते हैं। और मैं आज हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए इधर हिंदी में भी मैं लिख कर रखा हूँ और इधर आपके इंग्लिश में। तो आज आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज का अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिलिन डेफनो इज क्या था। मिलिन डेफनो जो था वो क्या था। मिलिन डेफनो अपना बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ, हैंड रिटन। तो कोई अगर क्वेश्चन आते हैं कि मिलिन डेफनो क्या है, तो बुद्ध लोगों का टेक्स्ट है जो लिखा हुआ होता है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इसमें एंशिएंट से एक ही क्वेश्चन था इस वाले पेपर में, तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिख रखा है। और अपना सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आप देखिएगा, आप पढ़कर कि आपके क्वेश्चन काम आते हैं कि नहीं। मैं 100 में 110% बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 वीक 10 डेज अगर रेगुलर ये आप मेरे पेपर के साथ चलते गए, तो आपके ये आने वाले मॉक में काफ़ी सुधार करेंगे दोस्तों। आपको तो ये प्रैक्टिकल 10 डेज का आप देख सकते हैं करके, ठीक है। और मैं इधर हिंदी में भी लिख रखा हूँ, तो कोई दिक्कत है नहीं। जहाँ प्रॉब्लम होगा अपन को वहीं इधर देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन। कहने का मतलब क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं 1935, वो किस पे बेस्ड है। तो वो दोस्तों यहाँ भी आपका जैसा लिख रखा, साइमन कमीशन पे वो बेस्ड है। साइमन कमीशन हमारे यहाँ आया था, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आया था। क्योंकि साइमन कमीशन नियुक्त क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्यूट इंडिया मूवमेंट ये सब बहुत सारे चलाए जा रहे थे। तो साइमन कमीशन गठित किया गया था और उनको लगा कि यहाँ सरकार हमारी कमजोर पड़ रही है, तो इंग्लैंड ने यहाँ पे साइमन कमीशन गठित किया और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 लेकर आया, जिससे कि यहाँ पे फिर से इस नियम के थ्रू रूल हो भारत में। और एक बात मैं आपको खास बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 80 to 85% जो भाग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली ले लिए गए हैं। तो ये आप अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, चंपारण पिल्लई फाउंडेड द इंडियन नेशनल पार्टी इन बर्लिन ड्यूरिंग 1914। कहने का मतलब क्या है कि चंपाकरमन, यहाँ लिखा हुआ हिंदी में जैसे कि आप देख रहे हैं, चंपकरमन जो था चंपकरमन पिल्लई, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडियन नेशनल पार्टी INP इंडियन नेशनल पार्टी का गठन किया था। कहाँ किया था, तो बर्लिन में उन्होंने किया था 1914 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या आपका यहाँ निकला, चंपकरमन पिल्लई जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल पार्टी बर्लिन में इसकी स्थापना की थी 1914 ईस्वी में। जो विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 में, उसी समय ये बर्लिन कहाँ है, तो जर्मनी के करीब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न से ही है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट बलैया। कहने का मतलब क्या है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो गठित किया गया था, समानांतर शासन गवर्नमेंट का गठन जो किया गया था, वो बलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था, बलिया। ये शायद यूपी का ही बात किया जा रहा है, ठीक है।
क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कब किया गया था, कहाँ किया गया था, तो ये बलिया में किया गया था। इसका सक्सेसिव है चिट्टू पांडे इन अगस्त 1942। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किया गया था तो उसका भी आपको आंसर मिल गया। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सक्सेसिव किसी क्वेश्चन के नीचे दिया गया है, यानी कि उससे बेसिस और अच्छी जानकारी दी गई है जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का रूप ले सकती है, तो उसे जरूर ध्यान से देखें। ठीक है, 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत हुआ था जो कि बलिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूना पैक्ट, पूना समझौता जिसको बोलते हैं, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं, 1932 ईस्वी में क्या था, एक अग्रीमेंट था बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। जैसे गांधी क्या थे, गांधी अहिंसावादी थे और वो चाहते थे कि अलग तरीके से अहिंसा के रूप में शासन हो, और अम्बेडकर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस वो बहुत ही नियम पढ़ चुके थे क्योंकि लॉ का पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से किया था। तो गांधी और अम्बेडकर ने दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ 1932 में। कहाँ पे हुआ, पूना पैक्ट हुआ 1932 में, एक समझौता हुआ था पूना पैक्ट में दोनों के बीच में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। फिजिकल जियोग्राफी जो है दोस्तों, अगर कहीं कट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ठीक कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने वेबकैम लगा रखा है तो वो हो सके कट भी सकता है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि इसके ऊपर से ही आपको डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। फिजिकल जियोग्राफी से क्वेश्चन क्या है, प्लांटेशन ऑफ ट्री, प्लांटेशन ऑफ ट्री जो था लार्ज स्केल टू चेक सॉइल इरोजन आर कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। कहने का मतलब क्या है कि प्लांटेशन, ट्री का जो प्लांटेशन करते हैं वो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ चेक का मतलब चेक करना नहीं होगा, चेक का मतलब यहाँ रोकना होगा। क्या होगा, रोकना। ठीक है दोस्तों, तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो ट्री का प्लांटेशन हम लोग करते हैं वो एफॉरेस्टेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मिट्टी की जांच के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है, उसे हम लोग वनीकरण बोलते हैं, जिसे एफॉरेस्टेशन, यहाँ रोकना होगा मिट्टी को रोकने के लिए, क्योंकि मिट्टी का कटाई होने लगता है। अगर पेड़ पौधा अगर होते हैं तो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं जिससे कि उनका इरोजन नहीं होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता। इससे जुड़ा एक सक्सेस टी पे देख लेते हैं। Afforestation is the establishment of a forest or a stand of a tree in area where there was no previous tree cover। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेड़ लगाए जाते हैं जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं और वो जगह मिट्टी कटता हुआ चला जाता है, तो उस जगह पे एफॉरेस्टेशन किया जाता है ताकि वहाँ का मिट्टी पकड़ बना रहे और भूस्खलन, सॉइल इरोजन वाली घटनाएं वहाँ पे ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, the layer of atmosphere in which radio waves are reflected back is called ionosphere। कहने का मतलब क्या है कि वो एटमॉस्फेयर जो है, जैसे हमारा ऐसे ऐसे लेयर बना हुआ है ना पृथ्वी के ऊपर, इस टाइप में, मैं अलग कलर से बताता हूँ, ऐसे ऐसे करके लेयर बना हुआ है ना, तो वो कौन सा लेयर है, वो कौन सा लेयर एटमॉस्फेयर का जिसमें कि रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहीं पे आयनोस्फेयर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये पृथ्वी है। तो रेडियो जो होते हैं, रेडियो हम लोग एक दूसरे को कैसे सुनाई देते हैं, यहाँ से हम लोग सिग्नल भेजते हैं और ये ऊपर से रिफ्लेक्टेड होके जाता है, जहां अगले किसी के पास फोन किए हो, टीवी चैनल्स हो, यहाँ पे जाता है। तो उसी तरीके से प्रसारण होता है टीवी टेलीविजन का, फोन नेटवर्क का, इसी के थ्रू होता है दोस्तों। ठीक है, तो आयनोस्फेयर में
इसका रिफ्लेक्शन होता है पृथ्वी की तरफ दोबारा बैक, ठीक है। और इसलिए ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि जो आयनोस्फेयर आयन, तो जहां आयन होंगे वहीं पे रिफ्लेक्शन ये सब होगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसे समझकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जनरल ज्योग्राफी, मतलब वही है ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हुआ भूमि, ये सबसे रिलेटेड, प्लांट, ये सबसे रिलेटेड। जनरल ज्योग्राफी का मतलब है कि नॉर्मली वाइल्ड लाइफ कोई भी इसमें आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिएगा, पॉर्क्यूपाइन इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कहने का मतलब क्या है? पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? जैसे कि यहाँ आपको हिंदी में लिखा है एल शाही वन्यजीव, मतलब कि वन जीवों को बचाने के लिए पॉर्क्यूपाइन एक प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट है। ये क्या है? प्रोटेक्शन एक्ट है पॉर्क्यूपाइन, या इसको शाही वन्यजीव एक्ट भी अधिनियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पॉर्क्यूपाइन एक्ट। पॉर्क्यूपाइन जो है एक प्रोसेस है जो प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत वन्य जीव अधिनियम के 1972 के तहत ये हम पॉर्क्यूपाइन एक लगाए हुए हैं नियम, जिससे कि हम यहाँ के जानवरों की रक्षा करते हैं। वो आपका डिटेल नीचे दिया गया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको सक्सेस टिप के रूप में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, as they are destructive to the garden and agricultural crops, porcupine are widely hunted and there exists a large trade of these porcupines for a consumption of and medical uses. Despite being considered a pest, Indian crested and porcupine play an important role in our spreading seed and pollens. कहने का मतलब क्या है कि porcupine का मतलब होता है कि कोई जंगली जीव जो है जो कम होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो बहुत सारे हंटेड कर, जैसे शिकारियों के थ्रू हंटेड किए जाते हैं। और आपको बहुत सारे हैं, जंगल में भी आदमी लोग रहते हैं, वो उन्हें हंटेड करते हैं जंगली जानवरों को, ठीक है। कुछ जंगली जानवर विलुप्त है तो उन्हें बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारा एक अर्थ बैलेंस सिस्टम है, ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं। सांप नहीं हो, शेर नहीं होगा तो वो बहुत सारे जानवर को खा जाता है जो पेड़ पौधे को खाता है, तो उससे पेड़ पौधा बचा, तो ये एक चेन के रूप में बना हुआ है, ठीक है। तो पॉर्क्यूपाइन को बचाने के लिए हंटिंग से, ये वन्य जीव हैं, इनको बचाने के लिए हंटिंग से हम पॉर्क्यूपाइन एक्ट लगाए हुए हैं अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में भी यहाँ दिया हो, चूंकि बगानों और कृषि फसलों को वनस्कारी इससे शाही किया जाता है, शाही वन्य जीव का हंटिंग किया जाता है और उपभोग और औषधि उपयोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। इसलिए इनका हंटिंग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक मान लेते हैं कि ये भारत है, ये हमारा भारत है, और इस भारत में जितने भी पॉपुलेशन उनका अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा दोस्तों डेमोग्राफी। क्या कहलाएगा? जनसंख्या सांख्यिकी कहलाता है, उसको हिंदी में एकदम बोलते हैं। तो उतनी हिंदी याद करने की आपको जरूरत नहीं, डेमोग्राफी करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो, वेल प्रिफर्ड ट्री फॉसिल सपोज टू बी फ्रॉम जुरासिक एज इन इंडिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम छत्तीसगढ़। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे हिंदी दिया हुआ, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह से पसंदीदा पेड़ जीवाश्म माना जाता है भारत में, क्या है? जुरासिक एज इन इंडिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम छत्तीसगढ़। कहने का मतलब क्या है कि एक भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे अच्छे ट्री वाले फॉसिल पाए जाते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर से। यहाँ आप देख रहे होंगे, अच्छी तरह से पसंदीदा पेड़ जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है अर्थ के अंदर बहुत सालों से पेड़ों के सड़ने गलने, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, विदाउट हाई प्रेशर पे
उनके कारण वो जीवाश्म में बदल जाता है, तो सबसे अच्छा जो जंगल था यानी कि जुरैसिक एज इन इंडिया था वो छत्तीसगढ़ में था। इसलिए उस जगह में काफी ये जुरैसिक एज से हमें पता चला है कि छत्तीसगढ़ जो है वो काफी अच्छे ट्री फॉसिल का वहां पे भरमार है। छत्तीसगढ़ में भारत में जुरैसिक एज में सूचना मिली है। ठीक है, जुरैसिक एज होता है जंगली एज जो होता है उससे हम लोग जुरैसिक एज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। दो आपको इंपॉर्टेंट गांधी परिवार से याद रखना है, ये बात को आप समझिए। एक आपको याद रखना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, और हैदराबाद में जो है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ये दो इंपॉर्टेंट है गांधी परिवार से, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रूप में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थिति हैदराबाद में। सलाल इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सलाल जो है, सलाल एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि वही जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऊपर से ये गिर रहे हैं पानी, उनसे हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाता है जिससे टरबाइन चलाया जाता है और डायनेमो के थ्रू एनर्जी बनाया जाता है। ये हुआ, और एक डैम के पास बनता है, तो ये दोनों तरह के वो सलाल हो सकते हैं। सलाल इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं आज का। इसे भी सेट कर लेते हैं, हिंदी वाले को भी। बहुत बच्चे हिंदी में भी अपना होते हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्प करेगा ये। और मैं ये ऐसा हिंदी एकदम कठिन नहीं बनाऊँ, बीच बीच में आपको इंग्लिश वर्ड जहाँ है वहाँ वो रहने दिया हूँ, और नॉर्मल में इसे समझने के लिए आपको ये हिंदी मैंने बनाया है। ठीक है, आप पढ़ के देखिएगा दोस्तों, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और मैं ऐसे फुल्ली हिंदी भी मैं PDF में प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सरगासो सी इज सिचुएटेड इन The Sargasso Sea is situated in the Atlantic Ocean। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सरगासो ट्री जो है वो कहाँ है, तो अटलांटिक ओशियन में। अब मैं ये ग्राफिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे है। देखिए ये अर्थ है हमारा, और ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है। ठीक है, आर्कटिक है, तो इधर आपका पड़ता है अटलांटिक ओशियन पड़ता है। ठीक है, साइड में इस वाले इलाके में, तो वहीं पे आपका सरगासो सी है। ओशियन के अंदर समुद्र वो होता है आपका, सी जो होता है वो ओशियन के अंदर, तो ओशियन बटा हुआ है बड़े बड़े पार्ट्स में, उनसे जो छोटे छोटे पार्ट्स निकले वो कहलाते हैं सी। ठीक है, महासागर होते हैं आपका ओशियन, और सी समुद्र होते हैं, सागर जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसका डिटेल आपको नीचे दिया गया है। सरगासो सी इज द रीजन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में, तो अटलांटिक नीचे ही होता है, तो इधर नॉर्थ पड़ा ना ऊपर में, तो ऊपर पाया जाता है। बाउंडेड बाय 4 करेंट्स दैट टुगेदर फ्रॉम अ सर्कुलेटिंग ओशियन स्ट्रीम कॉल्ड गायरे। आपको जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदी में भी कि सरगासो सागर उत्तर का एक कोस्टर और अटलांटिक महासागर 4 धाराओं साथ एक परिसंचरी सागर धारा बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, गायरे कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, गायरे कहा जाता है।
किसे गायरे कहा जाता है? तो अटलांटिक ओशियन के थ्रू जो चारों तरफ से करंट, पानी के वेव को हम लोग करंट बोलते हैं, तो चारों तरफ से करंट से घिरा हुआ है, उसे ही हम लोग गायरो बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसके ऊपर सेशन बना दूंगा। आपको समझ आनी चाहिए, चाहे उसके लिए एक टॉपिक में मुझे 10 वीडियो क्यों ना बनानी पड़े। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पॉलिटी और इकोनॉमी से आपको स्टैटिक पोर्शन करने हैं, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि डायनेमिक होते हैं। तो डायनेमिक हमारा आज का क्वेश्चन पूछता है, वो प्रीवियस ईयर से नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी से, अब शुरू हो रहा है इस सेट का, आई मीन इस प्रीवियस ईयर पेपर का। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया दैट इज द भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें ये बताता है कि भारत जो है वो स्टेट्स का एक यूनियन है। ठीक है, क्या है? जैसा कि आपको संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया जो है वो एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टेट है। एक क्वेश्चन है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट, जो अभी हमारे चंद्रबाबू नायडू हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो जज जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसे कि पटना का सिविल कोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं उसमें जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो गवर्नर के थ्रू किए जाते हैं, यानी कि राज्यपाल के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है राज्यपाल के थ्रू किए जाते हैं। Rainbow coalition is a term derived from the politics and policies of the Barack Obama. Rainbow coalition जो है, रेनबो गठबंधन, coalition का मतलब क्या होता है? गठबंधन। तो रेनबो coalition जो है दोस्तों, ये टर्म कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको राजनीतिक और बराक ओबामा की राजनीतिक नीतियों से ये वर्ड लिया गया है, रेनबो कोaliशन, रेनबो गठबंधन जिसके उनको बोलते हैं, गठबंधन ग्रुप। पार्लियामेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर द फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो इम्पोज करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे आप पढ़िए, संसद उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार जो है उस पे संसद रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो क्या उसको बोलते हैं, मौलिक अधिकार है, उस पे उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं कौन? पार्लियामेंट। जैसा कि जनरल को जो 10% का आरक्षण दिया गया है तो वो लगा ना, पहले तो नहीं था, तो एक फंडामेंटल राइट्स में आया तो उसको इम्पोज कर सकते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं, मतलब अपना बदलाव उसमें दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दे क्यों सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे देश ने आयरलैंड से एक लिया था अमेंडमेंट वाली जो सिस्टम है, वो आयरलैंड से लिया गया था कि कभी भी पार्लियामेंट जो है अपने संविधान में संशोधन कर सकती है, इसके थ्रू वो फंडामेंटल राइट पर इम्पोज कर सकते हैं, यानी कि प्रतिबंध लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इकोनॉमी से है दोस्तों, इधर भी अपना चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि इससे स्टैटिक पोर्शन करना है। ओवर यूज ऑफ द रिसोर्सेज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, इट वाज प्रोपाउंड बाय गैरेट हार्डिन। कहने का मतलब क्या है? संशोधन के उपयोग को कौम की त्रासदी कहा जाता है। संसाधन के उपयोग को, एकदम सही है कि जो संसाधन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, उसे हम लोग
त्रासदी, त्रासदी मतलब ट्रेजेडी, एक नहीं होता है जो ट्रेजेडी आता है किसी के ऊपर, जिंदगी तहस नहस हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो संसाधनों का उपयोग यदि तेजी हो जाए तो वो क्या बदल ट्रेजेडी में बदल सकते हैं, क्योंकि संसाधन का इस्तेमाल एक नियम से होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तो मारामारी की स्थिति आ जाएगी, त्रासदी आ जाएगी, वही ये बोल रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट एकदम नहीं है, 2011-12 से ये जो दिया है, क्योंकि ये उस समय का क्वेश्चन था इसलिए वो ये दिया है। तो हमें सिर्फ स्टैटिक पोर्शन करना है, ये मैं आपको बताते रहूंगा कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि पावर कट हो गई है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तुरंत ला रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आप जैसा कि देख रहे हैं, केओ पंत वॉज द हेड ऑफ द 10th फाइनेंस मिशन। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 10 अभी 12वां 13वां बन चुके हैं, तो ये आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट, इसके बारे में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चेयरमैन है 14th फाइनेंस कमीशन का वो है डॉक्टर YV रेड्डी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 चल रहा है और 15 में अपॉइंट हुए थे, तो पिछला याद करना पड़ता है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो हु इज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, देन यू हैव टू से, आपको कहना पड़ेगा YV रेड्डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर एस्टेब्लिशमेंट टू इनहेंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब क्या है कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेबल थे बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिशमेंट किया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, और फॉरेन इन्वेस्ट मतलब कि विदेशी निवेशकों को बढ़ाया जाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था इसी के लिए, ताकि फॉरेनर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव। कहने का मतलब क्या है, हानि भलाई के मामले में आय शहर की मांग है नकारात्मक। कहने का मतलब है, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड, सामान के संदर्भ में, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव होना चाहिए। इन अच्छे गुड्स के लिए, सामान के लिए डिमांड जो होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए, तब आपके गुड्स का दाम ऊपर होंगे। सॉरी, डिमांड जब कम होंगे तो उनका दाम खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। तो ये ठीक है ना, हम लोग के लिए तो ये तो ज्यादा बढ़िया है, आदमी के लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर डिमांड बढ़ेगा, जैसे बिहार में अभी दारू की डिमांड है तो देख रहे हैं ना, 500 वाली 1000 में बिक रही है, या जो भी, मतलब कुछ लोग तो ये तस्करी की काम कर रहे हैं, वो गलत है। जब गवर्नमेंट बंद है तो बंद ही रहना चाहिए ना। तो वैसे ही दाम जैसे बढ़ रहा है, तो जो 500 की चीज वो 1000 2000 बिना मतलब का दाम जो है। इससे पता क्या चला कि अगर सप्लाई नहीं है और डिमांड भी है तो देन योर रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर सप्लाई है और डिमांड भी है तब रेट में कोई फर्क नहीं आने है, लेकिन सप्लाई नहीं है और डिमांड घट रही है तो देन योर रेट जो होगा वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई खरीदने वाला रहेगा नहीं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि दाम जो होगा वो गिर जाएगा। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर ऑफ 1950। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 100 में 115% ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया था, जिसे योजना आयोग बोलते हैं, उसका गठन 1950 में हुआ था और 2014
2014 में इसका नाम बदलकर जो क्या किया गया है, नीति आयोग। क्या किया गया है, नीति आयोग किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग को काट किसने दिया, तो नरेंद्र मोदी ने काट कर नीति आयोग उसी को बना दिया। और गठन आपको याद रखना है कि 1950 में हुआ था। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ नीचे लिख ही दिया, ये तो मैंने देखा नहीं था। ये नीति आयोग को हटाकर बनाया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वाज डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट किसके थ्रू डिस्कवर्ड किया गया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, ये किसके थ्रू बताया गया था? तो ये बताया गया था आपको मैक्सवेल के थ्रू। मतलब कि हमारा जो लाइट है, जो वो नेचर में चुंबकीय होता है, इसकी खोज मैक्सवेल ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, टाइम एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि टाइम एक्सपोजर जो होता है वो जरूरी होता है कि ऑब्जेक्ट जो है सही उसका मतलब फेस लिया जाए, और ब्राइटनेस, ऑब्जेक्ट का ब्राइटनेस लेने के लिए वो मतलब कि टाइम एक्सपोजर जरूरी होता है। जैसे देखते हैं ना कि थोड़ा टाइम लेने पे फोटो अच्छा आता है, इसी कारण से। तस्वीर लेने के लिए आवश्यक समय जोखिम एक वस्तु से पर निर्भर करता है वस्तु की चमक के लिए। ठीक है, ये नॉर्मली मैंने हिंदी रखा ताकि आप इसे समझ सकें, क्योंकि ये कन्वर्ट किया गया किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसमें गलती हो सकती है, लेकिन मुझे सिर्फ ये करना है कि आप ये समझ जाएं, ये इसके लिए मैंने किया। और जो फुल डिटेल जो होंगे वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। अब केमिस्ट्री की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, टीआई जो है, टीन में भी शायद टीन होता है, नहीं टीआई कुछ और होता है, मुझे याद नहीं आ रही है केमिस्ट्री। टीआई टीन नहीं, टीन मतलब तो स्टेबियम होता है टीन का, एसपी। तो टीआई मेटल इज यूज इन ए स्पेस क्राफ्ट टू वाइट स्टैंड ऑफ हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है, अंतरिक्ष में टीआई धातु की कोई सिंबल है, मैं भी आपको चेक करके बताता हूँ। वेट ऑन, एक सेकेंड आप वेट करिए। नेटवर्क काम नहीं कर रहा, मैं आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। टीआई एक मेटल होता है जो स्पेस क्राफ्ट में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को, जैसे यहाँ देखिए ना, अंतरिक्ष सलीब में धातुओं का उपयोग किया जाता है उच्च तापमान पर। ठीक है, ताकि ये हाई टेम्परेचर पर स्टैंड कर सके, इसलिए स्पेस क्राफ्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर ड्यू टू कांस्टेंट एक्सपोजर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। कहने का मतलब क्या है कि ब्रास जो है, ब्रास जो होता है वो आपका किससे किससे मिलकर बनता है दोस्तों? तो निकेल और जिंक, और शायद निकेल से बनता है, या जिंक और टीन से शायद बनता है। तो ब्रास जो है हमारा, सॉरी कॉपर या जिंक से, ये सब कॉपर और जिंक से शायद बनता है। तो ये डिसकलर्ड हो जाता है एयर में। वो किस कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड एयर में यदि होगा तो, हाइड्रोजन सल्फाइड कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। H2S, यदि हवा की मात्रा में H2S अधिक होगी तो ब्रास जो होता है, कॉपर और जिंक से शायद बना होता है, उसे डिसकलर कर देगा, उसके कलर को ये गायब कर देगा। इसीलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उस एरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पित्तल के बर्तन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पित्तल, ठीक है, कॉपर और जिंक से शायद में भी बनता है, या टीन से, थोड़ी कंफ्यूजन है, आप चेक कर लीजिएगा।
और वैसे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रास मतलब पीतल होता है। आप ऐसे करके सिर्फ याद रखिए, क्योंकि अब अपन को कोई एसएससी और एनटीपीसी क्लियर करना और बैंकिंग क्लियर करना है, तो अगर आदमी केमिस्ट्री में डीपली जाए और फिजिक्स में डीपली जाए तो फिर अपर लेवल का ना तैयारी करेगी। ठीक है, बस आपको इसके डीप में नहीं जाना, सिर्फ आपको ये याद रखना, ब्रास मतलब पीतल। पीतल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में रहने के कारण इसका कलर जो होता है वो डिसकलर हो जाता है, बस ये याद आपको रखना है। ठीक है, थिनर पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिट्रॉइटिंग द एयर क्वालिटी रिजल्टिंग इन द डैमेज ऑफ द वाइटल बॉडी ऑर्गन्स आर रेफर्ड एज PM 2.5 पार्ट्स पर मिलियन। अगर एयर में थिनर की मात्रा 2.5 पार्ट्स पर मिलियन होती है तो वे एयर क्वालिटी को काफ़ी ख़राब करती है। और अब मैं बताता हूँ कि थिनर का इस्तेमाल आपके घर के पेंटों में होता है। हवा चलेगी तो पेंट से हवा टकराएगी और वो हवा और बाहर भी जाएगी। और थिनर का बहुत सारा इस्तेमाल है, जैसा कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वाइटनर, उसमें भी थिनर की मात्रा होती है। तो जिस चीज़ में थिनर की मात्रा होती है, गवर्नमेंट उसको सोचती है कि कम से कम उसका प्रोडक्शन हो, क्योंकि वो काफ़ी हार्मफुल होती है एयर के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे ऑर्गन को भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन विच एक्ट एज हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। कहने का मतलब क्या है? प्रोटीन का उदाहरण है जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। वैसे प्रोटीन का नाम बताइए जो हार्मोन भी है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि वैसे प्रोटीन का नाम बताइए जो हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है दोस्तों। तो वो हमारा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफिक्स भी मैं लेकर आ रहा हूं। जैसे कोई मैप का बात होगा तो मैप भी मैं रखूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस मॉक में एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लेते हैं हम लोग। हिंदी वाली स्लाइड भी ले आते हैं हम लोग। उसका डिटेल दिया है, जो ऑक्सीटोसिन मैंने बताया था, तो उसको देख लीजिए आप लोग। ऑक्सीटोसिन इज अ ह्यूमन पेप्टाइड हार्मोन। ह्यूमन पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि आपके क्या करता है, एंड न्यूरोपेप्टाइड दैट इज यूज्ड एज द मेडिसिन टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के लिए एक मेडिकेशन होती है जो हम लोग ऑक्सीटोसिन के थ्रू हम लोग बनाते हैं उसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग हिंदी में। ऑक्सीटोसिन एक मानोपेप्टाइड हार्मोन है, न्यूरोपेप्टाइड है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बच्चे के जन्म के लिए दवा के रूप में कार्य करने के लिए बनाया जाता है। इस हार्मोन से, इस प्रोटीन से हम लोग बच्चे के जन्म के लिए मेडिसिन बनाते हैं, जो लेडीज या जेंट्स के लिए होता होगा, मे बी, कि जो यूज करेगा वो बताएगा सटीक, लेकिन उसके लिए होता है, बस ये आप जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फैट ऑफ कॉमन मसल्स सीक्रेट स्टिकी। Common muscle secretes sticky glue that can be used to make heart implants. Unique chemical compound present in the glue is dihydroxyphenylalanine. कहने का मतलब क्या है कि एक मसल सीक्रेट, एक वसा चिपचिपा गोंद होता है जिसका उपयोग हृदय प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। एक फैट जो होता है, एक सीक्रेट मसल्स होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग हार्ट के इम्प्लांट्स के लिए करते हैं, यानी कि हृदय प्रत्यारोपण के लिए करते हैं हम लोग। और दैट कैन बी यूज टू मेक हार्ट इम्प्लांट। द यूनिक केमिकल कंपाउंड, इसमें इम्पॉर्टेंट एक यूनिक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है
डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलनीन। ठीक है दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। बस इसे याद रखिएगा, DPA यानी डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानीन। ठीक है, एलानीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम आर प्लांट्स। हमारे जो इकोसिस्टम है, जैसे कि हमारा मान लेते हैं ये इकोसिस्टम है, इसमें प्राइमरी चीज होगी, फिर आपके सेकेंडरी चीज होगी, फिर टर्सरी चीज होगी। तो प्राइमरी जो चीज हमारे इकोसिस्टम में है वो है आपको प्लांट्स। प्रोडक्शन ये करते हैं, मनुष्य इनका भोग करता है। सम ऑफ द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर ब्रेड मैगी। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि लोग इसे अंडर एस्टिमेट करके चले जाते हैं एग्जाम में और इसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा बायो और केमिस्ट्री से। सम ऑफ द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर ब्रेड मेकिंग, मैदा एंड यीस्ट। ब्रेड बनाने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट की जरूरी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग मैदा और खमीर बोलते हैं। खमीर यीस्ट करके याद रखिए आप लोग, उसे इंग्लिश में यीस्ट बोलते हैं। और मैदा। एड्रेनलिन इज रिक्वायर्ड फॉर इमरजेंसी हार्मोन। अगर अपने शरीर को हार्मोन की आवश्यकता होती है तो इमरजेंसी में जो हार्मोन हमें मिलता है वो एड्रेनलिन से मिलता है, इसलिए एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन हम लोग बोलते हैं। इससे जुड़ा एक इम्पोर्टेंट नीचे आपके लिए पॉइंट्स है, देखिए। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फाइट और फ्लाइट। कहने का मतलब क्या है कि ये फाइट और फ्लाइट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब इमरजेंसी हार्मोन है तो फाइट एंड फ्लाइट में तो इंपॉर्टेंट करेंगे ही। ठीक है, इसे यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़िए। यह मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया की भूमिका निभाती है और हृदय पुतली का फैलाव, रक्त शर्करा जैसा कि मैंने आपको बताया कि और फाइट और फ्लाइट कहने का मतलब क्या है कि ये रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। कहीं लड़े हैं तो ब्लड निकल रहा है तो वहां पे भी ये हार्मोन निकलता है और हमें नियंत्रित करता है, वरना हम एक थोड़े से ब्लड में बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, तो एड्रेनलिन का काफी अच्छा रोल होता है हमारे लाइफ में, और ये रिस्पॉन्स होता है बाय इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द मसल्स, आउटपुट द हार्ट, पपिल डायलेशन एंड ब्लड शुगर। ये सबको कंट्रोल भी करता है। हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, पपिल्स मतलब पुतली को करता है। ठीक है, डायलेशन और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित कौन करता है? एड्रेनलिन। इसलिए इमरजेंसी हार्मोन इसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कौन से मच्छर के काटने से होता है? कल फाइलेरिया मैंने बताया, सेलेडेक्सो करके कुछ था, वो मॉस्किटो था। फाइलेरिया के लिए दोस्तों, तो मलेरिया के लिए एनोफिलस मॉस्किटो होता है। एनोफिलस मॉस्किटो मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लीवर इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। पूरे शरीर में अगर कोई पूछे कि प्रोटीन की मात्रा कहाँ सबसे ज्यादा है तो वो लीवर होता है, इसलिए लीवर को रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। कसकटा इज अ पैरासाइट। कसकटा क्या है दोस्तों? एक पैरासाइट है, परिजीवी। परिजीवी दूसरे पे डिपेंड होता है, उसे पैरासाइट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो इसे कंफर्म कर लीजिए कि पैरासाइट को क्या बोलते हैं? परिजीवी। जो दूसरे पे जीवित निर्भर होता है उसे परिजीवी बोलते हैं। और स्वपोषी एक होता है हिंदी में और एक होता है परपोषी। तो पेड़ पौधे स्वपोषी हैं और आदमी मनुष्य जो है और जानवर हो परपोषी। ठीक है, कक्षुटा के लिए पढ़ लीजिए। कसकटा के लिए, कसकटा इज अ पैरासाइट प्लांट, इट हैज नो क्लोरोफिल
एंड कैनॉट मेक इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, लेकिन ये कसकटा जो है ये एक ऐसा पैरासाइटिक प्लांट है जो दूसरे पे डिपेंड होता है। इसके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, तो ये खाना बनाएगा कैसे फोटोसिंथेसिस से। क्लोरोफिल और C6H2O ये सब सनलाइट मिलकर ये बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं C6H12O6 करके, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे। इट ग्रो ऑन अदर प्लांट, ये किसी दूसरे प्लांट पे उपजते हैं। जैसे लत्तर वाले बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, किसी पेड़ दूसरे पेड़ पे होते हैं, तो वो इसलिए दूसरे पेड़ पे होते हैं क्योंकि उनके एनर्जी से ये एनर्जी ले सके। उसे कसकटा पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। या सिर्फ पैरासिटिक मतलब भी आप समझ गए होंगे कि पैरासिटिक मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी में कुछ और भी था लगता है। इट ग्रो ऑन अदर प्लांट यूजिंग देयर न्यूट्रिशन, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल प्रोटीन। जितने प्रकार के प्रोटीन हैं इस जगत में, इस दुनिया में, वो सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, वो नाइट्रोजन के बिना बन ही नहीं सकते हैं। वो इसेंशियल पार्ट हो जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एग्स नॉर्मली रिलीज ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 1। कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एग जो होते हैं के दौरान आमतौर पर जारी अंडों की संख्या मासिक धर्म की 1 है। कहने का मतलब है जो एग जो होते हैं वो रिलीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ही वो नंबर ऑफ एग्स देगी। ऐसा नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरा होने पे वो, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा होने पे एक अंडा देती है, ये आपको याद रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मुर्गी में, उसके बाद अंडा बनता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडे का निर्माण होगा। एक आपने कहावत सुनी होगी कि एक आदमी को सोने के अंडा देने वाली मुर्गी मिला तो पेट ही चीर दिया कि अंदर से ढेर सारा अंडा नहीं, वैसा